What's up everyone? Welcome back to the channel. This is 100 Days Commerce Masterclass for Class 11 और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1। बिजनेस स्टडीज के अंदर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 6 to 7 चैप्टर्स आते हैं और हम 6 to 7 चैप्टर्स सारे वन शॉट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से आज शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये बिजनेस स्टडीज है क्या, चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है, बिकॉज इट्स एन एंटायरली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। तो आई विल मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम दो पार्ट्स में बिजनेस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस क्या होता है, कौन कौन से टाइप ऑफ बिजनेसेस हो सकते हैं, क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस के, बिजनेस में रिस्क कैसे जुड़ा होता है, और एक पार्ट पढ़ेंगे जो मैं अभी आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा कि बिजनेस के क्या हिस्ट्री है, कहाँ से शुरू हुआ, इंडिया के मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन से माने जाते थे, पहले जब पैसा नहीं होता था तो लोग कैसे बिजनेस करते थे। तो वो हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री वाला पार्ट है, वो बस आपको एक बार गो थ्रू करना है। मेन जो चैप्टर है वो हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ। मतलब मैं आपको बिजनेस की डेफिनेशन समझाने वाला हूं, बट बिफोर वी डीप डाइव इनटू द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, सबसे पहले शुरू करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन से तरीके की होती हैं। तो देखो बच्चे, एक ह्यूमन दो प्रकार की एक्टिविटी करता है। नंबर 1 इज जो वो कर रहा है विद द इंटेंशन, विद द पर्पज, विद द गोल ऑफ मेकिंग मनी। मतलब वो कोई भी काम कर रहा है, उसका पर्पज है कि उसको पैसा क्रिएट करना है, पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, राइट। वहीं पे एक दूसरी एक्टिविटी हो सकती है जो लोग करते हैं आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर। आपने किसी की मदद कर दी, एक मम्मी ने अपने बच्चे के लिए सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाया, उसको पढ़ाया। कितनी सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए, देश के लिए, आउट ऑफ पैट्रियोटिज्म, है ना। तो आउट ऑफ लव, केयर, सिंपैथी, अफेक्शन, पैट्रियोटिज्म, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप पैसा नहीं बनाना चाहते। तो दो प्रकार की एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज में कंसिडर करी जाती हैं। जिसमें पैसे की बात होगी उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें पैसे की बात नहीं होगी बच्चा उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखो क्या क्या होता है हमारे पास। एज ह्यूमंस वी ऑलवेज इन्वॉल्व इन वन एक्टिविटी और द अदर। लाइक कौन कौन सी एक्टिविटी, स्लीपिंग हो सकता है, ईटिंग हो सकता है, स्टडी, प्लेइंग, गोइंग फॉर वर्क एंड सो ऑन। इन सभी एक्टिविटीज को हमने दो ग्रुप्स में बांटा, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच पीपल कैन अर्न देयर लिवलीहुड। लोग अपना घर चलाने के लिए पैसा अर्न करते हैं। देखो घर कैसे चलेगा, खाने को चाहिए, उसके साथ साथ बच्चों की फीस, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक फैसिलिटीज सारी आपको चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी पैसा कमाने के लिए कर रहे हो उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। ठीक है, अ शॉपकीपर सेलिंग फ्रूट्स, अ डॉक्टर अटेंडिंग अ पेशेंट, चार्जिंग फीस फॉर द कंसल्टेशन। तो बहुत सारे प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। देन वी हैव नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपने आउट ऑफ लव, किसी के लिए आपने प्यार से कुछ कर दिया, सिंपैथी, आपको दया आ गई, सेंटिमेंट्स, आपने जज्बाती होकर कोई काम कर दिया, पैट्रियोटिज्म, देश प्रेम में आपने कोई काम कर दिया। तो ये सारी चीजें जिसमें पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है वो सब होती हैं बच्चों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे हाउसवाइफ अपने घर का ध्यान रख रही हैं, आप चैरिटी कर रहे हो या कुछ भी इस तरीके का, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। ये एक डिफरेंस है। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। अब टाइप्स में इकोनॉमिक को 3 पार्ट्स में बांटते हैं बच्चों। वन इज बिजनेस जो हम अभी पढ़ेंगे, अदर इज प्रोफेशन, इसको भी पढ़ेंगे, द थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, इसको भी पढ़ने वाले हैं, राइट। वहीं पे अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक की, तो नॉन इकोनॉमिक में चाहे आप कोई रिलीजियस धार्मिक काम कर रहे हो, सोशल सामाजिक काम कर रहे हो, पेरेंटल पेट्रियोटिक देश के लिए आप कुछ कर रहे हो, ये सब बच्चा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। सिंपल सा टॉपिक है। चलो सर, इसके बाद आता है बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस। तो देखो बेटा, ये जो शब्द है ना बिजनेस, ये आया है वर्ड बिजी से। तो बिजनेस में आप बिजी रहोगे उन सभी एक्टिविटीज में जहां पे आप या तो कोई गुड्स और सर्विसेज को खरीद रहे हो बेचने के लिए, ऑफ कोर्स, कि आप बना नहीं रहे उसको खरीद रहे हो तो कि आप बेच सको। फॉर एग्जांपल, मैं एक दुकानदार हूं, मैं ये शर्ट बनाता नहीं हूं, मैं कहीं से परचेज करके लाता हूं और फिर मैं इसको बेचता हूं। तो बाय कर रहा हूं या तो मैं, या फिर मैं बना रहा हूं इसको, अपने पास मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं इसको सेल करता हूं
जिसका मेरा इंटेंशन सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, कि मेरा खर्चा आया 500, मैंने शर्ट को 800 में सेल करा तो 300 का मेरा मार्जिन बन गया, मेरा प्रॉफिट बन गया। तो ये सारी एक्टिविटीज जिसके अंदर हम लोग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द मार्केट, जहां से मैं पैसा बना सकूं, इन एक्टिविटीज में बिजी रहना, इसको बिजनेस बोलते हैं। वेरी सिंपल। क्या है बिजनेस? द टर्म बिजनेस लिटरली मीन्स बीइंग बिजी। एक आम आदमी की भाषा में द बिजनेस रेफर्स टू कोई एक्टिविटी या कोई एंटरप्राइज जो एक किसी एक्टिविटी में आई है जिसका एम है पैसा कमाना। ठीक है, वैसे एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी इसके अंदर पैसा कमाने की बात होगी, विच इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हम समाज में या गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन्स और प्रॉफिट। जहां पे मेरा इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव मतलब मेरा क्या बेनिफिट है उसमें? प्रॉफिट कमाना। ठीक हो गया बेटा, ये बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाता है। इसके बाद बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप एक काम करो, फटाफट से इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट। अब वन बाय वन सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कि कोई भी एक्टिविटी जो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, हम उसको बिजनेस बोलेंगे। अगर कोई एक्टिविटी जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, फिर आप उसको बिजनेस की कैटेगरी में नहीं लोगे। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज कैरिड आउट विद द एम टू अर्न प्रॉफिट। The profit earned by businessmen serve as a source of income for them. Therefore, business is essentially an economic activity. ये essential है इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बिजनेस का। ठीक है, नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चा? ये भी मैंने आपको बता दिया। या तो आप प्रोडक्शन करोगे यानी गुड्स और सर्विसेज को खुद बनाओगे, या फिर आप उसका प्रोक्योरमेंट करने वाले हो। प्रोक्योरमेंट का मतलब कि आप खरीद के लाओगे, अपना मार्जिन जोड़ोगे और बाजार में बेचोगे। तो बिजनेस सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? इसेंशियली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, आप बिजनेस में या प्रोडक्शन करोगे या प्रोक्योरमेंट करोगे गुड्स और सर्विसेज का। इफ अ बिजनेस इज कैरिड आउट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स टू द सोसाइटी, बिजनेसमैन कैसे कर सकता है? या तो वो प्रोडक्शन कर सकता है खुद, या फिर वो ऑब्टेन भी कर सकता है रेडीमेड स्टॉक, दूसरे प्रोड्यूसर से खरीदेगा और फिर अपना मार्जिन जोड़ के बेच देगा। ठीक है, परफेक्ट। उसके साथ साथ बिजनेसमैन सर्विसेज भी दे सकता है, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो, जैसे HDFC, ICICI, ये लोग क्या कर रहे हैं? बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, है तो बिजनेस ही ये भी। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस, ये सब सर्विसेज भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद बिजनेस में आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे इसको, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट करोगे, फिर आप माल को बेचोगे भी। तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, भाई माल को बेचूंगा या मैं एक्सचेंज करूंगा पैसे के बदले में, है ना? तो क्या बोल रहा है? एन एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड एज बिजनेस ओनली इफ इट इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कोई भी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो बिजनेस नहीं है। यानी अगर मैंने शर्ट बनाई सिर्फ अपने लिए, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस तभी होगा जब उसके अंदर प्रोडक्शन भी होगा, उसके अंदर सेल भी होगा, उसके अंदर प्रॉफिट भी होगा। तो 3 मेन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। कैसे बनेगा बिजनेस? जल्दी से सोचो फटाफट से। सबसे पहले क्या करोगे? प्रोडक्शन। फिर क्या करोगे? सेल। फिर क्या करोगे? मार्जिन, प्रॉफिट बनाओगे। परफेक्ट हुआ। 3 फीचर समझ में आए अच्छे से? चलो सर, बढ़िया सर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेगुलर बेसिस। ये जो आप गुड्स और सर्विसेज में डील करोगे, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए बच्चा। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने दिवाली पे अपने घर की सफाई करी, और जब मैंने घर की सफाई करी तो मेरे पास कोई पुराना कैलकुलेटर निकला जो बस मेरा मन नहीं है चलाने का, थोड़ा सा स्क्रैची हो गया है, पुराना हो गया है, मैंने वैसे भी नया कैलकुलेटर ले लिया है, मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो मैंने सोचा यार रादर देन कि ये कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं इसको सेल कर दूँ। तो मैंने आसपास में देखा किसी को कैलकुलेटर चाहिए क्या, मैंने कैलकुलेटर सेल कर दिया। तो मैंने सेल करा, मुझे इस पर प्रॉफिट भी बन गया। तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? ना, ये बिजनेस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर रेगुलरिटी नहीं है बच्चा। एक सिंगल ट्रांजैक्शन से आप बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे। एक ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं होती। बिजनेस तब होगा जब आप प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट, सेल, मार्जिन के साथ रेगुलर बेसिस पे करते हो। 4 पॉइंट हो गए। रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, रेगुलरली या रेगुलरली नहीं, इसको रेगुलरिटी करना। रेगुलरिटी इन डीलिंग इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। दिस इज बिकॉज वन सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस, चाहे उसके अंदर प्रॉफिट भी क्यों ना हो। ठीक है, नंबर 5 प्रॉफिट अर्निंग। इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है। प्रॉफिट कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मेजर
मोटिव ऑफ द बिजनेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद बिजनेस में बच्चों अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। हो सकता है कल ज्यादा बिजनेस में हमारा ग्रो करे, हो सकता है कल बिल्कुल भी ना चले, कस्टमर आए ही ना। तो बिजनेस के अंदर एक रिस्क वाला फैक्टर भी होता है। वो क्या होता है कि रिटर्न बहुत अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब पैसा ज्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है, हो सकता है बने ही ना। क्या बोल रहा है? द टर्म रिटर्न रेफर्स टू द प्रॉफिट या फिर बेनिफिट्स जो एक बिजनेस कमाता है इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट मेड इनटू इट। सिंस अ बिजनेस ऑपरेट्स इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, रिस्क हमेशा रहेगा। डायनेमिक का मतलब होता है बच्चों रोज रोज बदलना। भाई हो सकता है कि मैं आज एक ऐसे स्टेट में हूं जहां पे अल्कोहल हम सेल कर सकते हैं, हो सकता है कल गवर्नमेंट उसको बैन कर दे, ड्राई स्टेट कर दे, तो मेरा तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना। तो वी नेवर नो अब गवर्नमेंट क्या लेके आ जाए। भाई जीएसटी आ गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, कितने सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की हुआ या नहीं हुआ, तो अनसर्टेन होता है बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट बोल रहा है रिस्क हमेशा रहेगा बिजनेस में। रिस्क का मतलब है कि आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो, आप लॉस भी कमा सकते हो सकता है कि जितने की मैंने शर्ट खरीदी है उतने की बिके ही ना, और मुझे इसको क्लियर करने के लिए सस्ते में बेचनी पड़े, तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है बिजनेस के अंदर। अब लॉस भी कई प्रकार के हैं। एक तो गुड्स से होने वाला लॉस है, फिर चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, गुड्स खराब हो सकते हैं, बड़े बड़े टूट फूट सकते हैं, कितने सारे रिस्क हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है? नो बिजनेस इज सेड टू बी रिस्क फ्री। कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता, हर बिजनेस में रिस्क है। रिस्क इज प्रेजेंट इन एवरी बिजनेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ हैपनिंग ऑफ सम अनफेवरेबल इवेंट। ठीक हो गया बेटा। अब रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, वो आपका प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहता, फैशन चेंज हो गया, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, आग लग गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई कोविड जैसी, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये सब बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं बच्चों। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो, हमने सबसे पहले क्या बोला? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी दो, कौन कौन सी? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। उसके बाद इकोनॉमिक में तीन होंगी ये, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक में तीन होती हैं। बिजनेस के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया, अब हमें एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन भी पढ़ना है। आओ मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद फिर डिटेल में पढ़ते हैं कि किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है। मेरा पैटर्न ही ये है बच्चों कि मैं आपको पहले ओवरव्यू दूंगा, फिर नोट्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुमने एक बार समझ लिया ना, फिर तुम्हारे लिए बहुत आसान है हर चीज करना। बिजनेस तो समझ गए, हम गुड्स और सर्विसेज में डील करने वाले हैं, रेगुलर बेसिस में डील करने वाले हैं, अनसर्टेनिटी होने वाली है, प्रॉफिट हमारा मेन मोटिव होता है इसके अंदर। ये सब बिजनेस के अंदर चलता है, ठीक है। बिजनेस के लिए कोई खास पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, राइट। अब चलते हैं इस पे। सर व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट एक रिलेशन होता है बच्चों, किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। यानी कि मेरा, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं तो मैं किसी के लिए काम करता हूं, यानी मेरा एक बॉस है जो मुझे बताता है कि काम क्या करना है, क्या बेचना है, कैसे बेचना है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खुद का बिजनेस चला सकूं, तो मैं किसी और के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता हूं एज ए एम्प्लॉय। तो मैं उसके लिए काम करता हूं, वो मुझे बताएंगे कि क्या बेचना है। अब सपोज मैं बैंक में काम करता हूं, तो बैंक भी तो किसी ना किसी का बिजनेस है ना। HDFC, ICICI किसी ना किसी ने तो बनाए हुए हैं ना, HDFC, ICICI, ये बैंक्स भी तो किसी ने बनाए हुए हैं ना। तो मैं उनके यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट में मेनली एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है। अगर मैं किसी बेकरी की दुकान पे काम करता हूँ, मैं वहाँ पे हेल्पर हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बैंक में काम करता हूँ तो मुझे हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए। मैं किसी अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट में मेनली आप डील तो गुड्स और सर्विसेज में ही कर रहे हो, बट वो बिजनेस किसी और का होगा, आपका कोई बॉस होगा, आप उसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करोगे, और आपको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होगा, आपको आपकी सैलरी मिलेगी या आपको वेजेस मिलेंगी, और जो रिलेशन होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का उसको बोलूंगा एम्प्लॉयमेंट। ठीक हुआ, इतना समझे? वेरी सिंपल। जितनी भी जॉब्स हैं बेसिकली वो सब एम्प्लॉयमेंट में आती हैं, राइट। अब आ जाओ प्रोफेशन पे। सर प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा, हम लोग प्रोफेशनल बोलते हैं हाईली स्किल्ड लोगों को, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ऐसे लोग, इंजीनियर्स, जिनकी नॉलेज बहुत डिफरेंट लेवल की नॉलेज है। वो लेवल की नॉलेज किसी आम आदमी में देखने को नहीं मिलती, और उनको उसी नॉलेज का ही पैसा मिलता है। तो प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई पर्टिकुलर डिग्री ली हुई है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट है, जिनके पास हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, हाई डिग्री ऑफ नॉलेज है, जो एक आम आदमी में देखने को नहीं मिलती बच्चा।
तो ऐसे लोगों को हम प्रोफेशनल्स कंसिडर करते हैं। ये मेनली सर्विसेज में डील करते हैं, गुड्स में ये डील नहीं करते। इनका जो मेनली है काम वो सर्विस देना है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो, कोई भी, ये अपनी सर्विसेज ही प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक हो गया। उसके साथ साथ इनको क्या मिलती है, फीस मिलती है बदले में। हम ये नहीं बोलते इनको सैलरी मिल रही है, हम बोलेंगे इनकी फीस इतनी है ना। अगर कोई सीए किसी कंपनी में जॉब कर रहा है फिर वो इस कैटेगरी में आ गया बच्चों, समझ रहे हो। यानी कि एक सीए अगर अपने लिए खुद काम कर रहा है, वो प्रोफेशनल तो है ही, अब वो कहीं जॉब कर रहा है तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में भी आ जाता है, राइट। तो कैटेगरी तो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो, बट एक्चुअल में प्रोफेशनल कौन होता है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक है, परफेक्ट। आओ अब इनको थोड़ा किताबी भाषा में पढ़ते हैं। लो जी, सबसे पहले बिजनेस क्या है। इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, यानी एक काम धंधा जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज रहेंगे, रेगुलरिटी एंगेज रहेंगे प्रोडक्शन में, परचेज में गुड्स और सर्विसेज के, फिर उसको एक्सचेंज भी करेंगे हम या सेल करेंगे, ताकि हम लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें और खुद पैसा कमा सकें। ठीक है। अब बिजनेस में दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स, राइट। इसको मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ कि इंडस्ट्री कॉमर्स क्या है। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, ऐसे लोग हु परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू अर्न, इनको सैलरी वेजेस मिलेंगी, है ना। परफेक्ट। द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज एम्प्लॉइज, जो किसी के लिए काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज है। और इनका जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एग्रीमेंट है, इसी को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। रेम्यूनरेटेड का मतलब कि उनको बदले में एक रेम्यूनरेशन मिलती है, जिसको हम आम भाषा में सैलरी या वेजेस बोल देते हैं। ठीक है। इसके बाद विजय वर्क्स एज एन अकाउंट्स मैनेजर, जिसकी एक फिक्स्ड सैलरी है। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद बच्चों प्रोफेशन आता है। प्रोफेशन क्या बोल रहे हैं, वी नॉट ओनली यूज द टर्म प्रोफेशन इन अवर कम्युनिकेशन बट ऑल्सो इंटरेक्ट विद डिफरेंट प्रोफेशनल्स, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो। प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, जनरलाइज्ड नॉलेज से काम नहीं चलेगा। इसमें चाहिए स्पेशलाइज्ड, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। देयर एग्जिस्ट प्रोफेशनल एसोसिएशंस, प्रोफेशनल्स की एसोसिएशंस भी होती हैं बेटा, जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ICAI में मेंबरशिप लेना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, तभी वो CA प्रैक्टिस कर सकता है ना। तो यूजुअली प्रोफेशनल्स की हमें प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी देखने को मिलती हैं। एसोसिएशंस उनका कोड ऑफ कंडक्ट बताती हैं कि इनको काम कैसे करना है, राइट, परफेक्ट। इसके बाद एक डिफरेंस आ रहा है बेटा, ये सावधान इंडिया सवाल है। अरे तो ऊपर नीचे कैसे हो गया भाई, ये जो है दिस इज सावधान इंडिया सवाल। सावधान इंडिया सवाल में जब भी लिखता हूं तो समझ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये डिफरेंस आ सकता है आपके एग्जाम में। बिजनेस कैसे शुरू होगा, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब कैसे शुरू होगा भाई, जब एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले लेगा कि मुझे बिजनेस चालू करना है, और उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं जब वो पूरी कर देगा, पेपर वर्क पूरा कर देगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेगा, बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। प्रोफेशन कब स्टार्ट होगा, जब आप किसी प्रोफेशनल बॉडी से एक सर्टिफिकेट ले लोगे, जब आप किसी प्रोफेशनल बॉडी की एक मेंबरशिप ले लोगे। जैसे CA बनने के लिए ICAI से मेंबरशिप लेनी पड़ती है ना। डॉक्टर बनने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए, MBBS, MD या जो भी, वो आपको एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, तब आप डॉक्टर कहलाओगे, राइट। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए कि हाँ ठीक है हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, आपको जॉब दे रहे हैं, और सर्विस एग्रीमेंट चाहिए। ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में क्या करना है, गुड्स और सर्विसेज में डील करना है। प्रोफेशन में पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है कि आपका जॉब क्या है, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, राइट। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है। प्रोफेशन में बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, हाई लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल कहलाते हो। एम्प्लॉयमेंट में फिर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर क्या मांग रहा है ना। जैसे मैंने बताया ना कि मैं एक दुकान पे काम करता हूँ, बेकरी पे काम करता हूँ, वहाँ क्या क्वालिफिकेशन, बैंक में करूँगा तो तगड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद रिवार्ड क्या मिलता है बदले में, बिजनेसमैन को प्रॉफिट, इनको फीस, इनको सैलरी या फिर वेजेस। पैसा किस में लगाना पड़ता है भाई, अपना बिजनेस करेंगे तो काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा, बिना पैसे लगाए कैसे बिजनेस चालू होगा। तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए काफ़ी ज़्यादा, नेचर और स्केल के हिसाब से कैसा बिजनेस है, किस लेवल पे कर रहा हूँ, किस स्केल पे कर रहा हूँ। यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल चाहिए, बहुत लिमिटेड कैपिटल के साथ काम हो जाता है। यहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल को भी अपना ऑफिस वगैरह तो सेटअप करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए इसको भी शुरू में। यहाँ तो एम्प्लॉयर ने सब किया हुआ है, आपको तो बस नौकरी करनी है। रिस्क, बिजनेस में बहुत तगड़ा रिस्क है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। प्रोफेशन में थोड़ा रिस्क है,
क्योंकि यूजुअली प्रोफेशनल्स को फीस रेगुलरली मिलती है, ठीक है। बट एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में आप रेगुलरली काम करोगे और आपको सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या आप अपना इंटरेस्ट, अपना हित, क्या आप अपना बिजनेस किसी को चलता चलाया ट्रांसफर कर सकते हो? द आंसर इज यस। लोग जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते हैं ना, तो बिजनेस में ट्रांसफर इज पॉसिबल, ठीक है। क्या एक डॉक्टर ये बोल सकता है कि अब मैं बुजुर्ग हो गया, आज से मेरा डॉक्टर बेटा हो जाएगा डॉक्टर, चाहे उसने पढ़ाई नहीं करी, आज से ये डॉक्टर है? ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रोफेशन में इट इज नॉट पॉसिबल। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट में भी अगर मैं बैंक में जॉब करता हूँ और मैं बोलूँ कि कल से मेरा बच्चा बैंक में जॉब करेगा, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको एम्प्लॉयमेंट भी खुद कमाना पड़ेगा, प्रोफेशन भी खुद कमाना पड़ेगा, बिजनेस आपको मिल भी सकता है बना बनाया, ठीक है। इसके बाद रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स। बिजनेस के ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, प्रोफेशनल्स को अपनी एसोसिएशन के बनाए हुए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे होता है, कंपलसरी है कि आप फॉलो करोगे। और यहाँ पे एम्प्लॉयर बताता है, जो एम्प्लॉयर बताएगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। डन मेरा बेटा। अब आता है प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, हाउ इंपॉर्टेंट प्रॉफिट इज इन बिजनेस। बेटा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों सर, प्रॉफिट क्या करता है? देखो, अगर मैं पैसा कमाऊंगा, मेरा प्रॉफिट होगा, तो सबसे पहले मेरा घर चलेगा, सोर्स ऑफ लिवलीहुड, मैं तभी अपना जीवन चला पाऊंगा अच्छे से। नंबर 2, सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर मुझे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करना है, बड़ा करना है, मुझे और प्रोडक्ट्स में डील करना है, 1 से 2 ब्रांच, 2 से 4 ब्रांच, 1 से 2 एम्प्लॉय, 2 से 4 एम्प्लॉय, सब में पैसा चाहिए ना, तो एक्सपेंशन भी इसी से होगा। नंबर 3, ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एक साइन है कि बिजनेस आपका मस्त चल रहा है। उसके बाद ये भी दिखाता है कि गुड्स और सर्विसेज जो आपने बनाए हैं वो एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी हैं, सोसाइटी, समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद ये आपको गुडविल बनाने में भी मदद करता है। आपके बिजनेस की, जिस बिजनेस में प्रॉफिट होता है, लोग समझते हैं कि हाँ ये अच्छा बिजनेस है, इसकी रेपुटेशन अच्छी बिल्ड होती है। लो बच्चे, इसका भी स्क्रीनशॉट। डन। इसके बाद आता है क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, बिजनेस में हमें क्या क्या करना होता है। तो देखो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही होता है, ये तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। यानी आप बिजनेस किस लिए करते हो? बिजनेस करते हो आप मेनली पैसा कमाने के लिए। अगर आप एक बिजनेसमैन बन रहे हो, अपना धंधा कर रहे हो, अपने गुड सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हो, तो आप सबसे पहले पैसा चाहिए भाई, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। उसके अलावा आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब सर इकोनॉमिक में क्या होता है, किस किस तरीके से होता है? ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है, सारे के सारे, हर चीज आपके बिजनेस से रिलेटेड है इसके अंदर। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो। और फिर अदर में हम लोग अपने मैनेजर्स, वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो उसमें आ जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, नंबर 1, हमारे पास जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या बोल देते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो किसके लिए होगा, सोसाइटी के लिए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस के अपनी, जैसे बिजनेस की अपनी रेपुटेशन, नए नए इनोवेशन, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, ये सब इसमें आ जाता है, ताकि बिजनेस और ज्यादा पैसा बना सके। अदर में हम लोग बोल देते हैं हमारे मैनेजर्स के लिए, हमारे एम्प्लॉइज के लिए, वो सब अदर में आ जाता है, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, अब प्रॉफिट तो आपको पता ही है कि मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इकोनॉमिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब आपकी गुडविल, गुडविल का मतलब आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत। भाई आप जिस भी बाजार में बैठते हो, उस बाजार में हर बिजनेस की एक रेपुटेशन होती है कि हाँ यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है, तो उसके साथ जुड़े रहना, उसके हिसाब से काम करना, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करना, ये आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। भाई तुम्हारे शहर के अंदर कोई ना कोई मिठाई की दुकान पक्का फेमस होगी, उसने अपनी गुडविल बनाई है। कोई शूज की दुकान पक्का फेमस होगी, उसने अपनी गुडविल बनाई है। कोई कपड़े की दुकान पक्का फेमस होगी, उसने अपनी गुडविल बनाई है। तो मार्केट स्टैंडिंग एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बोल रहा है मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, उसके कॉम्पिटिटर के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, है ना। हर बिजनेस ये चाहता है कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट स्टैंडिंग हो, बाजार में एक तगड़ी वैल्यू हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे, कुछ अलग नहीं करोगे, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करोगे? अगर तुम कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो सर्वाइव कैसे करोगे? तो देखो क्या बोल रहा है इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट एज नो बिजनेस कैन फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है ग्रो करना, फैलना।
इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन। इनोवेशन कई तरीके से हो सकता है। प्रोडक्ट इनोवेशन, आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आओ, उसकी पैकिंग अलग करो, उसकी लेबलिंग अलग करो, उसका डिजाइन अलग करो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है। प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है। प्रोडक्शन मतलब आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाया जो बहुत ही अलग निकल के आया, राइट। वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है कि आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, कस्टमर के घर तक कैसे पहुंचा रहे हो, कस्टमर के लिए क्या अलग है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है जिस पे बिजनेस चलता है। उसके बाद होता है बच्चों प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब कम समय में ज्यादा काम करना, यानी कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आना। दिस इज योर प्रोडक्टिविटी। हम बोलते हैं ना कि आपका दिन कितना प्रोडक्टिव था, आपने पूरा दिन में क्या करा, इतने घंटों में क्या आपने अचीव करा, दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बिजनेस की सारे लोग जितने भी काम कर रहे हैं वो सब प्रोडक्टिव रहें, कम रिसोर्सेज में ज्यादा बेटर काम कर पाए। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मतलब कि जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, आउटपुट मतलब जो आप फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, है ना। तो प्रोडक्टिविटी हायर तब मानी जाएगी जब एफिशिएंसी अच्छी होगी। एफिशिएंसी मतलब कम खर्चे में काम हो रहा होगा, राइट। उसके बाद आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करे, चाहे वो पैसा हो यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, उसकी मशीनें वगैरह। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये हमेशा रहेगा कि आपका रिसोर्स वेस्ट ना हो, आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हो। नेक्स्ट आता है पैसा कमाना, इसकी बात हम कर चुके हैं। अर्निंग प्रॉफिट इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इसके बाद सोसाइटी के लिए क्या करना है बच्चों, समाज के लिए क्या करना है। तो सोसाइटी के लिए आप सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ, गुड क्वालिटी। अ बिजनेसमैन मस्ट ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द बायर्स। बायर्स को जो चाहिए उस क्वालिटी का सामान हो और अच्छे प्राइजेस पे हो, फेयर प्राइजेस पे हो, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, राइट। नंबर 2, समाज के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। भाई देखो, एक जॉब वाला इंसान अपनी जॉब लेके बैठ जाता है, लेकिन एक बिजनेसमैन बहुत सारे लोगों को काम देता है, बहुत सारे घर चलते हैं एक बिजनेस से। इसीलिए एक बिजनेसमैन अपने लिए तो कमाता ही है, बहुत सारे और लोगों के लिए भी कमाता है ना। बोल रहा है इट इज एसेंशियल फॉर अ बिजनेस टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ताकि और लोगों का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। उसके बाद कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब कि आप अलग अलग प्रकार की सर्विसेज, चाहे वो कोई चैरिटीज हो, डोनेशंस हो, आपको इस तरीके के काम भी करने हैं एज अ बिजनेस। उसके बाद एम्प्लॉय वेलफेयर, अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना है कि उसका अच्छा सैलरी मिले, टाइमली अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, उसको भी ग्रोथ मिले, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना, पॉल्यूशन वगैरह ना करना। तो आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बच्चों जो आप समाज के लिए कर सकते हो। ठीक है, डन। इसके बाद अदर में आ जाता है कि आप ये ध्यान रखो कि आपका मैनेजर कितना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि देखो एक बिजनेस अच्छे से तभी चलेगा अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। अब मैनेजमेंट किसके हाथ में है, मैनेजर के हाथ में है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है। इसी तरीके से आपके वर्कर्स की, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस अच्छी है। एम्प्लॉइज अच्छा काम करेंगे तभी तो बिजनेस अच्छा चलेगा, है ना। तो बहुत काफी बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलें। डन। अब आया बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, मतलब ये करने के बाद फिर चैप्टर की हवा निकल जाती है, चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है। और ये बहुत बेसिक है, मतलब दिस इज सो बेसिक, आपने छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ा हुआ है, बस हमने इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझना है। और आपने एक बार ये चार्ट समझ लिया ना, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया। मैं आपको पूरा चार्ट बहुत अच्छे से समझाता हूँ, आप एक एक पॉइंट अच्छे से समझ जाओगे। आधा हमने कर भी लिया है। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज हमने पढ़ लिया, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हमने पढ़ लिया एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन। ठीक है, अब बिजनेस एक्टिविटीज को फर्दर डिवाइड कर रहा है ये, मतलब यहां से नया है, ये सब आप कर चुके हो, दिस इज डन, राइट। और बहुत आसान है, वेरी 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 सिंपल बच्चा, वेरी सिंपल। देखो, बिजनेस की दो एक्टिविटीज होंगी बच्चों, मतलब बिजनेस भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, एक होगा इंडस्ट्री, एक होगा कॉमर्स। सर व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट इज कॉमर्स? देखो बच्चों, इंडस्ट्री से सब चलता है समाज में, इकोनॉमी में इंडस्ट्री से सब चलता है। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री वो बिजनेस है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक का सफर तय करते हैं। भाई ये कैलकुलेटर जो है, ये कैलकुलेटर ऐसा नहीं था, इसके अंदर बहुत सारा रॉ मटेरियल होगा जिससे हमने इसको ये बनाया है। ये शर्ट ऐसी नहीं थी, ये कॉटन की शर्ट है, पहले कॉटन प्लांट पे आया होगा, उससे कॉटन थ्रेड बना होगा, फिर थ्रेड से हमने ये शर्ट बनाई होगी। तो कहीं ना कहीं हर चीज में बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको करने के बाद हमें फिनिश गुड मिलता है। तो वो फिनिश गुड मिलना, वो रॉ मटेरियल लाना, उस कन्वर्जन को करना, ये सारा काम कौन करता है? इंडस्ट्री करती है।
है ना। अब इंडस्ट्री अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में सब एजुकेशन से रिलेटेड काम हो रहा है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सब कपड़े से रिलेटेड काम हो रहा है। फुटवेयर इंडस्ट्री, सब फुटवेयर से रिलेटेड काम हो रहा है, वहां शूज का रॉ मटेरियल, शूज का वर्क इन प्रोग्रेस, शूज का फिनिश प्रोडक्ट, शूज का पूरा प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब अलग अलग सेगमेंट के बिजनेसेस जिसमें सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिससे आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक पहुंच रहे हो। अब इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते हो आप। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। याद आया? प्राइमरी कौन सी होती है? प्राइमरी है बेटा, उसका नाम ही है प्राइमरी, पहली, जो फर्स्ट स्टेज पे काम करेगी, जो रॉ मटेरियल पे काम करेगी। यानी रॉ मटेरियल को लेके आना, फॉर एग्जांपल कॉटन प्लांट जो है, उस कॉटन प्लांट को तैयार करना कौन कर रहा है? ये नेचर से प्राइमरी इंडस्ट्री कर रही है, ठीक है। अब अगर हमें पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑयल वेल्स में से ऑयल निकालना पड़ेगा। कौन निकालेगा? प्राइमरी इंडस्ट्री करेगी वो काम। हमें अगर वूलन स्वेटर्स चाहिए तो वूलन स्वेटर्स के लिए पहले वूल चाहिए, तो वूल की प्रोडक्शन कौन करेगा? प्राइमरी इंडस्ट्री करेगी। इसका मतलब जो बिल्कुल बेसिक एक्टिविटीज है ना, जिससे सारी चीजों की शुरुआत होगी, वो प्राइमरी इंडस्ट्री करेगी। वहां से फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में। यानी कॉटन तो आ गया, अब कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से शर्ट, शर्ट के अंदर फिर बटन्स लगेंगे, सारा काम होगा, फिर वो बिकेगी। ये सब काम कौन करेगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री करेगी। इसका काम सेकेंडरी है, यानी बेस कौन बनाता है? प्राइमरी इंडस्ट्री बनाती है। प्राइमरी को फर्दर आगे कौन बढ़ाता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री आगे बढ़ाती है। अब सामान बन के रेडी हो गया, कस्टमर के घर तक कैसे पहुंचेगा? यानी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। आज नहीं बिका तो कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, स्टोरेज चाहिए, पैसा चाहिए सामान प्रोडक्शन करने के लिए, बैंकिंग चाहिए। तो ये सारी सपोर्ट सर्विसेज, यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी सपोर्ट सर्विसेज जो हैं, ये सब टर्शरी प्रोवाइड करता है। तो रॉ मटेरियल से डील कौन करेगा? प्राइमरी इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक का सफर कौन तय करेगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। और इस माल के रिलेटेड जो आसपास सारी एक्टिविटीज घूम रही हैं, जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, वो सब कौन देगा? टर्शरी इंडस्ट्री देगी। समझे? क्लियर हुआ बहुत अच्छे तरीके से। अब प्राइमरी में दो इंडस्ट्रीज हैं बच्चों, दो कौन कौन सी हैं? ईजी, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव नाम में ही है, नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कोल माइंस में से कोल निकालना, गोल्ड माइंस में से गोल्ड निकालना, यानी कि हर तरीके से रॉ मटेरियल को लेके आना। ये काम किसका है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का। जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक होता है रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने बोला ना कॉटन चाहिए, तो वो सब जेनेटिक इंडस्ट्री में होगा, राइट। मुझे वूल चाहिए तो वूल का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वो प्रोडक्शन कौन करेगा? जेनेटिक इंडस्ट्री कर रही होगी। तो रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जिससे सारी चीजें हो रही हैं, वो सब जेनेटिक इंडस्ट्रीज करती हैं। और अगर सिर्फ नेचर में से एक्सट्रैक्ट करना है तो वो एक्सट्रैक्शन करता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। इन्होंने आपको कच्चा माल दे दिया, अब उसको तैयार कौन करेगा? उसको तैयार करेगा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होती है और कंस्ट्रक्शन होता है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन में बच्चों देखो, अब अगर ईंट बनानी है तो ईंट का रॉ मटेरियल वगैरह वो सब तो इन्होंने तैयार कर दिया, ईंट बना दी इन्होंने। अब उससे बिल्डिंग बनाना, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, बड़े बड़े बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स तैयार करना, वो सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करेगी। कौन करेगा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सर्विसेज बनाएगी। जो यहाँ पे यहाँ पे जो हमें रॉ मटेरियल मिला है, उससे गुड्स कौन बनाएगा? मैन्युफैक्चरिंग बनाएगी। अब मैन्युफैक्चरिंग में चार होती हैं, पास, PAAS, पास। पास में सबसे पहले है प्रोसेसिंग। सबसे पहले क्या है? प्रोसेसिंग। सर व्हाट इज प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग हम किसको बोलते हैं बच्चों? हम प्रोसेसिंग बोलते हैं जहां पे देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस, जहां पे बहुत सारे प्रोसेस से होके चीजें गुजर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पेपर बनाना है, सपोज ये पेपर क्रिएट करना है मुझे, ठीक है। अब ये पेपर कैसे बना है? ये पेपर के लिए पहले हमें वुड चाहिए था, लकड़ी यहाँ से आई होगी। उसके बाद फिर उस लकड़ी की कटिंग हुई होगी, कटिंग होने के बाद फिर उसकी अलग अलग शीट्स बनी होंगी, शीट्स बनने के बाद फिर उसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, मशीन्स में जाती है। उसके बाद फिर अलग अलग वैरायटी का पेपर बनता है, कोई वाइट है, कोई थोड़ा सा हल्का क्वालिटी है, कोई बढ़िया क्वालिटी है। उसके बाद जाके हमें कागज मिलता है। सेम गोज विद शुगर, पहले शुगर केन चाहिए तो शुगर केन इधर से आएगा, उसके बाद फिर वो मल्टीपल शुगर केन जूस निकलेगा, फिर वो मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरेगा, तब जाके हमें चीनी मिलेगी। तो जहां भी इतने प्रोसेसेस से गुजरने के बाद सारा काम हो रहा है, वो जो इंडस्ट्री कर रही है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग, ठीक है। इसी तरीके से होती है असेंबलिंग।
असेंबलिंग का काम क्या है बच्चों? असेंबलिंग का काम है गुड्स और सर्विसेज को असेंबल करना, अलग अलग पार्ट्स जोड़ के एक सामान बनाना। फॉर एग्जांपल बाइक बनानी है, टायर अलग आया, इंजन अलग आया, लाइट्स अलग आई, ब्रेक्स अलग आई, उसके अंदर सीट अलग जोड़ी, हमने कितना कुछ, बहुत सारे पार्ट्स जोड़े और एक प्रोडक्ट बनाया। ऐसे कंप्यूटर बनता है, ऐसे गाड़ी बनती है, ऐसे बाइक्स बनती हैं, ऐसे मशीनें बनती हैं, कैमरा ऐसे ही बना है। असेंबलिंग होती है इनकी। आपने प्रोडक्ट देखा होगा, बोलता है ना मैन्युफैक्चर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, असेंबल्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, असेंबल्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, असेंबल्ड इन चाइना। तो असेंबल्ड का मतलब इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बनाना, उसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। उसके बाद होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल होता है बच्चों की एक प्रोडक्ट में से अलग अलग प्रोडक्ट को एनालाइज करके निकाल देना। सर प्रोडक्ट में से, जैसे फॉर एग्जांपल इसने हमें क्रूड ऑयल निकाल के दिया, नेचर में से क्रूड ऑयल निकाल के दिया। अब उस कच्चे तेल में से पेट्रोलियम को अलग करना, डीजल को अलग करना, नेचुरल गैस को अलग करना। तो जब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एनालाइज करके उसमें से अलग अलग एलिमेंट्स निकाल दें, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम है वो। सिमिलरली लास्ट होती है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल होती है जब बहुत सारे एलिमेंट्स जोड़ के कोई एक प्रोडक्ट बनाना, जिसको बाद में आप अलग अलग नहीं कर सकते। अब देखो असेंबलिंग में हमने क्या करा था, असेंबलिंग में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ा, असेंबल करा, एक प्रोडक्ट बनाया, बट वो बाद में अलग अलग भी हो सकता है। भाई बाइक का टायर तुम अलग बेच सकते हो, बाइक का इंजन तुम अलग बेच सकते हो, तो आप वो प्रोडक्ट अलग अलग बेच सकते हो। बट सिंथेटिकल में क्या होता है, जैसे हमने पेंट बनाया, तो पेंट बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करके बनता है। अब एक बार पेंट बन गया, फिर तुम वो केमिकल अलग अलग नहीं कर सकते। तो जहां पे इस तरीके का कोई प्रोडक्ट है, बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करके एक केमिकल बना रहे हो, बहुत सारे एलिमेंट्स को मिक्स करके एक एलिमेंट बना रहे हो, उसको बोलते हैं हम सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर सिंथेटिक प्रोसेसेस लगते हैं बेसिकली, राइट। तो ये हमारे पास सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है। ओके, टर्शरी में मैंने आपको बता ही दिया, सपोर्ट सर्विसेज होती हैं। सपोर्ट सर्विसेज में हम लोग याद रखेंगे बिटवा, यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और एडवर्टीजमेंट, राइट। तो ये सब इंडस्ट्री में आता है बच्चों, ये पूरा इंडस्ट्री में आता है। छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें काफी डिटेल में बताया। कॉमर्स पे चलते हैं। सर व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स बच्चों बिजनेस का वो सेगमेंट है जहां पे हम मेनली सामान को बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब हम गुड्स को बेचने वाले हैं। अब इंडस्ट्री ने हमें तैयार करके दे दिया, अब हमें व्यापार करना है, हम बाय करेंगे, सेल करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन कमाएंगे, उसको बोलते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स में क्या आता है, सबसे पहले ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार। अब जो व्यापार है वो क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान खरीदना, सामान बेचना और प्रॉफिट कमाना। दो प्रकार का हो सकता है, अगर देश के अंदर अंदर कर रहा हूं इंटरनल, देश के बाहर कर रहा हूं एक्सटर्नल। इंडिया के अंदर अंदर बेचूंगा तो इंटरनल, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करूंगा तो एक्सटर्नल, है ना। अब इंटरनल में अगर मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में कर रहा हूं होलसेल, छोटी छोटी क्वांटिटी में कर रहा हूं रिटेल। यानी आप मेरे पास टूथपेस्ट लेने आए, मैंने कहा भैया पेटी मिलेगी, उससे कम नहीं देता मैं, पेटी के अंदर 500 टूथपेस्ट हैं, तो मैं होलसेल में काम करता हूं, बल्क में काम करता हूं। एक ही टूथपेस्ट चाहिए तो रिटेलर के पास जाओ जो रिटेल में काम करता हो। ठीक है, इसी तरीके से एक्सटर्नल, अगर मैं किसी देश से सामान खरीदता हूं, सपोज मैं ऑस्ट्रेलिया से कोई मशीन खरीद रहा हूं, इंपोर्ट। सपोज मैं चाइना को कोई माल बेच रहा हूं, एक्सपोर्ट। अब सपोज मैं चाइना से खरीद के श्रीलंका को बेच रहा हूं, उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। यानी कि जहां पे मैं पहले इंपोर्ट करता हूं फिर एक्सपोर्ट करता हूं। सर वो कंट्री डायरेक्ट क्यों नहीं कर रही, हो सकता है उसके रिलेशन उस कंट्री के साथ अच्छे ना हो। सपोज चाइना के साथ श्रीलंका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन श्रीलंका को कुछ माल चाहिए, तो वो इंडिया को बोलेगा आप ला दो ना प्लीज, तो इंडिया इंपोर्ट करेगा पहले फिर एक्सपोर्ट करेगा, उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। तो बाहर से माल खरीदना इंपोर्ट किसी और देश से, ठीक है, बाहर बेचना इज एक्सपोर्ट, और फिर होता है एंट्री पोर्ट जिसमें दोनों होते हैं। ठीक है, अब ये सब करने के लिए भी सपोर्ट सर्विसेज चाहिए। देखो यहाँ पे हम टर्शरी को बोलते थे सपोर्ट सर्विसेज, सेम सपोर्ट सर्विसेज को यहाँ पे बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बिल्कुल सेम, बस नाम बदल गया। यहाँ पे हम बोलते थे टर्शरी इंडस्ट्री, यहाँ पे बोलते हैं ऑक्सिलरीज। सेम वही चीजें आ जाएंगी। पैसे के लिए बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, स्टोर करने के लिए वेयरहाउस की जरूरत पड़ेगी, उसका प्रचार करने के लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्क विस्क से इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जहां पे हम इन सबको पढ़ेंगे, बिजनेस सर्विसेज को। ठीक हो गया बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। लो जी, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इसके बाद इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी, राइट। ये मेनली रॉ मटेरियल से लेके गुड्स को फाइनल प्रोडक्ट्स तक लेके जाएंगे, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में। डन। इसके बाद इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसके बाद बच्चों प्राइमरी क्या होती है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो कंसर्न्ड हैं किससे? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से, या फिर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, एनिमल्स से रिलेटेड, प्लांट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें प्राइमरी में आती हैं। प्राइमरी में हमारे पास क्या क्या आ गया? एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में नेचर से एक्सट्रैक्शन करना रिसोर्सेज का, ठीक है, फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग। ऐसे ही जेनेटिक में क्या होता है? पशुपालन, ठीक है, ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन द फ्यूचर, पोल्ट्री फार्म, फिश हैचरी, ये सब हमारे पास जेनेटिक्स में आता है। इसके बाद सेकेंडरी क्या करती है? प्राइमरी ने जो हमको दिया उसको कन्वर्ट करना एक और यूजफुल प्रोडक्ट में। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग द मटेरियल विच हैज ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। वो उससे गुड्स बनाते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन भी करते हैं ऑफ कोर्स। इसके बाद आता है इसके अंदर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में पास मैंने आपको बताया, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल। एनालिटिकल में क्या करना है? एनालाइज करना है और फिर अलग अलग कर देने हैं अलग अलग एलिमेंट्स को, ठीक है। इसी तरीके से सिंथेटिकल में क्या करना है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाना है, चाहे वो फ्रेग्रेंसेस यानी परफ्यूम्स हो, पेंट्स हो, सीमेंट्स हो, ये हो सकता है। प्रोसेसिंग में जो बहुत सारे प्रोसेस से होके निकलेगा, चाहे वो हम बोलते हैं ना कि ये प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है या प्रोसेस्ड फूड है, चाहे वो चीज़ हो, जैम्स हो, एट्सेट्रा। असेंबलिंग में आपको असेंबल करना है प्रोडक्ट्स को, राइट, लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद बच्चों टर्शरी। टर्शरी का काम क्या है? सपोर्ट सर्विसेज देना प्राइमरी और सेकेंडरी को। सब देखो जो तुम्हें मैंने पढ़ाया वो बस इसने इंग्लिश में लिख दिया कन्वर्ट करके, और कुछ नहीं है, ठीक है। इनको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं जब हम कॉमर्स की बात करते हैं। सही है बेटा, इसमें वही ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ये सब आ जाता है। लो सर, कॉमर्स क्या है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपको मदद करेगी गुड्स को मूव करने में प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, यानी मेनली सामान को बनाने से लेके बेचने तक। सिंपल, क्या क्या आ जाएगा? ट्रेड से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तक। ट्रेड क्या है? सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसके अंदर हर एक्टिविटी आ जाती है माल को बेचने को लेके। इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल को होम ट्रेड बोलते हैं क्योंकि मेरे देश में होता है, एक्सटर्नल को फॉरेन ट्रेड बोलते हैं क्योंकि विदेश में होता है, ठीक है। अभी इंटरनल में क्या क्या आता है? इंटरनल में बल्क में करूंगा तो होलसेल, छोटी क्वांटिटी में करूंगा तो रिटेल। व्हेन द गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन बल्क, उसको हम होलसेल बोलते हैं, और जब हम इनको स्मॉलर क्वांटिटीज में बेचते हैं उसको रिटेल बोलते हैं। मजा आ गया? परफेक्ट, सब समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। इसके बाद आता है बच्चों एक्सटर्नल, बाहर से खरीदा, परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, इंपोर्ट। सेलिंग ऑफ गुड्स टू अनदर कंट्री, इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। किसी से खरीद के कहीं और बेचना इज एंट्री पोर्ट। इट रेफर्स टू पोर्ट, सिटी और ट्रेडिंग पोस्ट वेयर द मर्चेंडाइज में बी इंपोर्टेड, स्टोर्ड और ट्रेडेड यूजुअली टू बी एक्सपोर्टेड अगेन। ठीक हो गया। और एक्सपोर्ट का मतलब सेल करना अदर कंट्री में। चलो सर, ऑक्सिलरीज में मैंने आपको एक्टिविटीज बताई वही 5, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग फाइनेंस के लिए, इंश्योरेंस रिस्क से बचने के लिए, वेयर हाउसिंग स्टोर करने के लिए, एडवर्टीजमेंट नॉलेज के लिए। लो बच्चा इसका भी स्क्रीनशॉट। क्या बात है यार, बड़ी जल्दी पढ़ लिया तुमने। ट्रांसपोर्टेशन से क्या क्या फायदा होता है? प्लेस का फायदा, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, है ना। बैंकिंग से पैसे का फायदा, फाइनेंस। इंश्योरेंस से रिस्क कम होता है, अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया तो बेसिकली अगर कोई डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा भर देगी, तो रिस्क कम होता है। वेयर हाउसिंग से टाइम बचता है, आप स्टोर कर सकते हो सामान को। एडवर्टीजमेंट से नॉलेज बढ़ती है। ठीक है बेटा, परफेक्ट। इसके बाद आता है बिजनेस रिस्क। सर क्या बिजनेस में रिस्क जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, बिना रिस्क के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, अभी तो पढ़ा। अब कितने प्रकार के रिस्क होंगे? देखो, रिस्क है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का। अब रिस्क 2 होंगे बच्चों, एक होता है स्पेकुलेटिव, एक होता है प्योर। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। भाई अगर फैशन चेंज हो रहा है तो हो सकता है फैशन में वो आइटम आ जाए जो मैं बेचता हूं तो मुझे फायदा हो जाएगा, और हो सकता है फैशन में वो आइटम आ जाए जो मैं नहीं बेचता तो लॉस हो जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा माल पुराना बिकेगा ही नहीं। तो फैशन एक स्पेकुलेटिव रिस्क है, उस पर हम स्पेकुलेट करते हैं कि ये चीज फैशन में आएगी तो मेरा फायदा होगा, ये चीज फैशन में आएगी तो मेरा घाटा होगा। तो स्पेकुलेटिव में हमेशा हम बात करते हैं कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है।
वहीं अगर मैं बात करूं प्योर रिस्क की, तो प्योर का मतलब ही प्योर है भैया, या लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। जैसे आग लगना, फायर, आई एम सो सॉरी, अगर किसी पर्टिकुलर जगह आग लग गई तो गुड्स जल जाएंगे, लॉस हो जाएगा। आग नहीं लगी तो कोई फायदा थोड़ी ना हुआ यार, फिर तो नॉर्मली चल रही है लाइफ। तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, उसको बोलते हैं प्योर रिस्क, ठीक है। तो सबसे पहले रिस्क क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवेंट्स जिससे हमें लॉस हो सकता है। अब दो हो सकते हैं लॉस, कौन कौन से? स्पेकुलेटिव और प्योर, जो मैंने आपको बताया। अब बोल रहा है रिस्क जो है वो इंटरनल फैक्टर से भी हो सकता है, यानी आपके बिजनेस के अंदर से, और बाहर से भी हो सकता है, ठीक है। इंटरनल का मतलब जो बिजनेस के अंदर अंदर, जैसे डिसऑनेस्टी, कोई इंप्लॉई डिसऑनेस्ट हो गया तो वो लॉस पहुंचा सकता है हमें, वो चोरी चकारी कर सकता है। इनकॉम्पिटेंसी, हमने कोई ऐसा बिजनेस कर लिया जो हमें चलाना ही नहीं आता, वहां हमें लॉस हो सकता है। मोटिवेशन ना होना इंप्लॉइज में, चोरी होना, शॉर्ट सर्किट होना, ये सब इंटरनल है। एक्सटर्नल क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो सरकार की तरफ से आ रहे हैं। कोई सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना दी जो हमारे बिजनेस को डैमेज कर रही है। सपोज हमारे प्रोडक्ट पे सरकार ने बहुत ज्यादा जीएसटी लगा दिया, तो हमारा सेल कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया बहुत ज्यादा, तो उस केस में भी हमें लॉस होगा। क्या बोल रहा है? जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अर्थक्वेक आ जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, फैशन चेंज हो जाए, ये सब एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। अब प्योर क्या होता है बच्चों? प्योर में या लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। स्पेकुलेटिव, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर चोरी होना, आग लग जाना, स्ट्राइक हो जाना, तो नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर फैशन चेंज हो जाना, चेंज इन डिमांड, कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाना, प्राइस ऊपर नीचे हो जाना, ये सब आ जाता है। प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। प्योर रिस्क बोल रहा है कि रिजल्ट इन लॉस, अगर ऐसा होगा, वहीं पे नहीं होगा तो कोई लॉस नहीं होगा, गेन नहीं होता। इसमें लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। डन, ये भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों। इसके बाद आता है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क है क्या? तो हम बोलेंगे सर बिजनेस रिस्क सबसे पहले तो एक इसेंशियल पार्ट है हर बिजनेस का। हर बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा यार, अनसर्टेनिटी होगी ही होगी, कोई बिजनेस बिना रिस्क के चल ही नहीं सकता। दूसरा, रिस्क लेने का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट होगा, रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तीसरा, द डिग्री ऑफ रिस्क। रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस पे, यानी आपका किस प्रकार का बिजनेस है, आपका क्या साइज का बिजनेस है, इस पर डिपेंड करता है। भाई मेरी बहुत बड़ा बिजनेस होगा तो रिस्क भी बड़ा होगा, आग लगेगी तो ज्यादा नुकसान होगा। छोटी सी दुकान होगी तो रिस्क भी छोटा होगा। तो साइज पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। अब मैं स्टील का बिजनेस करता हूँ, मेरी फैक्ट्री में आग लगी तो कुछ जलने को कुछ खास है नहीं, वहीं मेरी पटाखों की फैक्ट्री है तो आग लगेगी तो सब खत्म हो जाएगा। तो नेचर ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता है ना। उसके बाद बोल रहा है बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। अनसर्टेनिटी मतलब कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसी चीज का रिस्क है, ठीक है बच्चों। रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसेंशियल पार्ट है, इनहेरेंट है, रहेगा ही रहेगा बिजनेस में। डिग्री की कितना रिस्क होगा वो डिपेंड करता है आपका व्यापार क्या है और किस साइज का व्यापार है ना। और इतना रिस्क लेने का जो रिवॉर्ड है वो प्रॉफिट है मेरा बच्चा। सही हुआ, क्लियर हुआ। लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास कि बिजनेस रिस्क के क्या कारण है, बिजनेस रिस्क किन कॉजेस से होता है। तो हम बोलते हैं कि वो नेचुरल हो सकता है, यानी नेचर से रिलेटेड हो सकता है। नेचर से रिलेटेड जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग हो गई, किसी को नहीं पता ना यार। अगर बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो रिस्क है, बिजनेस नहीं चलेगा, लॉस में जाएंगे हम, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, वो नेचुरल कॉज है। इसी तरीके से ह्यूमन कॉज, जो इंसान की गलती से हो, इंसान की गलती से जैसे सर डिसऑनेस्ट हो जाए, नेग्लिजेंस, भाई मेरा पटाखे का बिजनेस है और वहीं पे मेरा कोई इंप्लॉय बैठ के बीड़ी पी रहा है तो भाई वहां लग सकती है ना आग उसके अंदर, तो ये नेग्लिजेंस है, राइट। शॉर्ट सर्किट, सब खुला छोड़ गए बिजली, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो नेग्लिजेंस है ये। इसी तरीके से इंप्लॉय इनएफिशिएंट होना, तो ये सब ह्यूमन की गलती से हो सकता है। इकोनॉमिक में वही पैसे से रिलेटेड, यानी फैशन चेंज हो जाना, डिमांड चेंज हो जाना, प्रोडक्शन में गड़बड़ हो जाना, ठीक है। डिमांड सप्लाई वाले फैक्टर्स आ गए, फैशन वाला फैक्टर आ गया, ये सब इकोनॉमिक में आता है। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर प्रोडक्ट, जैसे कंपटीशन का बढ़ जाना, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाना, ये सब बच्चों हमारा इकोनॉमिक में आता है। अदर में क्या बचता है? अदर में मेनली बचता है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई वॉर वगैरह चल रहा है ना, वो सब अदर में आता है। भाई ना तो वो नेचुरल है, ना वो इंसान एक इंसान कर रहा है, ना वो डिमांड से रिलेटेड है, तो वो सब अदर में आता है।
जैसे एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर हो जाना, ये सब इसके अंदर आ जाता है बच्चों। तो जो इन तीनों में नहीं आ रहा वो अदर में आ जाएगा, बस सिंपल। बताओ मेरे बच्चे, क्या इतना पार्ट आपको समझ में आया? ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है, विच इज ऑल अबाउट बिजनेस, कि बिजनेस क्या है, बिजनेस कितने प्रकार का होता है, क्या क्या बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। अब चलते हैं उस पार्ट पे जो कि बिजनेस की हिस्ट्री है, कि बिजनेस कहां से शुरू हुआ। वो मेनली तुम्हारे लिए रीड ओनली है, आपको एक बार बस मेरी बात सुननी है, जितना जितना है उतना उतना रीड कर लेना है, दैट इज इट। ठीक है, अब उस पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बेटा जी, अब पढ़ते हैं ये हिस्ट्री वाला पार्ट, कि पहले बिजनेस कैसे चलता था, पैसा तो होता नहीं था, कब से चल रहा है। तो ये आपको मेनली बस एक बार कहानी रीड करनी है, दैट इज इट। देखो क्या बोल रहा है सबसे पहले, बिजनेस जिसमें हम ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं, जो हमने समझ लिया है, इसलिए मैं बाद में पढ़ाता हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाता है सब कुछ। तो व्यापार, व्यापार से रिलेटेड एक्टिविटीज बोल रहा है, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। ठीक है, एंशियंट टाइम में भी हमें ये देखने को मिला कि उस टाइम पे भी ट्रेडिंग होती थी, उस टाइम पे भी लेन देन होता था, उस टाइम पे भी राजा महाराजा जो हैं वो लेन देन करते थे दूसरे एरियाज से, दूसरे रीजन से। तो तब कैसे होता था, देखो बोल रहा है गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली, यानी अपने एरिया के अंदर अंदर, उसके साथ साथ फॉरेन लैंड्स में भी होता था, जिससे सरप्लस होता था। एज अ रिजल्ट उस टाइम पे लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वीविंग कॉटन, वीविंग करना यानी बुनना, डाई करना, क्ले पॉट्स बनाना, मिट्टी के घड़े वगैरह बनाना, है ना, यूटेंसिल्स बर्तन, हैंडीक्राफ्ट हाथों से बनी हुई चीज़, स्कल्पचर्स बनाना, कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे फैमिली बेस्ड कारखानाज जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जिसमें हम सामान बनाते थे और उनको बेचते थे, ये सब पुराने समय से चलता आ रहा है। अब बच्चों आज लेन देन के लिए हम कैश यूज़ करते हैं, चेक यूज़ करते हैं, पेटीएम यूपीआई यूज़ करते हैं, हम ड्राफ्ट्स यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। उस टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट्स चलते थे उनको बोलते थे हुंडीज एंड चिट्ठीज। ठीक है, तो याद रखना, जैसे आज हम कैश, बैंक ड्राफ्ट्स, बैंक चेक्स, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उस टाइम पे जो लेन देन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनको क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे हुंडी एंड चिट्टीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ इट इज द यूज ऑफ ओल्ड एज हुंडीज और चिट्टीज। दे वर यूज्ड एज डॉक्यूमेंट्स ताकि हम ट्रांसफर कर पाए मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्या होता था, ये बेसिकली वारंट द पेमेंट ऑफ मनी होता था, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल। यानी हुंडी या चिट्ठी पे हम लोग ये बोलते थे कि ये आपको अलाउ करता है कि एक प्रॉमिस है, एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि हाँ मैं आपका ये अमाउंट देने वाला हूँ। ठीक है, केपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन। अब कई प्रकार की हुंडीज होती हैं जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आप एक से दूसरे बंदे को वो ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हो। राइट, तो बस बेसिक सा बिजनेस का हिस्ट्री है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों, हुंडी पे भी आते हैं हम। सबसे पहले कौन कौन से ट्रेड सेंटर्स होते थे, जो व्यापार होता था उसके मेजर ट्रेड सेंटर्स थे जहां से मेन इंडिया में बिजनेस चलता था। तो आपको बस पता होना चाहिए, सबसे पहले पाटलिपुत्र, जिसको हम आज पटना भी बोलते हैं, ये बहुत फेमस था एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा सेंटर है और किस चीज़ के लिए फेमस था। ठीक है, इसी तरीके से पेशावर, पेशावर मेनली हमारा वूल के लिए, इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस के लिए, राइट। और मेन ट्रांजेक्शन जो होती थी इंडिया, चाइना और रोम के बीच में, वो सब पेशावर से होती थी। ठीक है, अब फिर बाद में तो पार्टीशन हो गया तो पेशावर अलग हो गया, बट वो एक मेन सेंटर था। उसके बाद तक्षशिला, तक्षशिला की अगर हम बात करें बच्चों तो एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लैंड रूट था इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे जो था, ध्यान रखना, द सिटी ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस एट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी अगर आपने सुनी हो तो वो यहीं से ऑपरेट होती है, तो ध्यान रखना है, तक्षशिला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर होता था। उसके बाद इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत कमर्शियल जंक्शन है रॉयल रोड पे, जहाँ पे मेनली रूट्स ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ के कन्वर्ज करते थे, दिल्ली के आसपास का एरिया। ठीक है, वो यहाँ पे हम इंद्रप्रस्थ में कंसिडर करते थे। उसके बाद बच्चों मथुरा, मथुरा आप सब जानते हो, मेन एम्पोरियम जहाँ पे मेन कॉमर्स रूट्स चलते थे। ठीक है, उसके बाद वाराणसी, वाराणसी को हम सब जानते हैं, वेल प्लेस्ड एट इज प्लेस बोथ ऑन द गैंगेटिक रूट एंड ऑन द हाईवे दैट लिंक नॉर्थ विद द ईस्ट। तो गंगा के साथ कनेक्टेड वाराणसी, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे ट्रेड के लिए भी। उसके बाद मिथिला, मिथिला की बच्चों अगर हम बात करें तो वहाँ पे बोट्स के थ्रू बंगाल को कनेक्ट करते हुए साउथ चाइना के साथ हम लोग ट्रेडिंग करते थे। आपको ये नाम पता होने चाहिए और कहाँ से क्या कनेक्टेड है बस,
उसके बाद उज्जैन, उज्जैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा व्यापार करा करते थे, तो उज्जैन भी एक मेजर ट्रेड सेंटर होता था। मेनली नाम पता रखना है बस, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि हुंडी क्या है। हुंडी मैंने आपको बताया ना कि एक मेनली वारंट है, एक ऑर्डर है जिसके अंदर हम प्रॉमिस करते थे कि हाँ ठीक है इतना पैसा आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हुंडी कई प्रकार की होती है बेटा, देखो ठीक है, कई प्रकार की हुंडी है। धनी जोग हुंडी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बस आपको ये लर्न करना है। धनी जोग हुंडी, सहजोग हुंडी, फरमान जोग, देखनहार, धनी जोग, फरमान जोग, जोखमी हुंडी, ठीक है। अब मेन इसमें कुछ दर्शनी होती है, दर्शनी, कुछ मुद्दती होती है। सर ये दर्शनी मुद्दती क्या है, देखो मैं आपको सब बताता हूँ। देखो ये आ गया, सारी की सारी हुंडीज आ गई। हुंडी कैसी होती थी, इस तरीके की, देखो लिखा हुआ है ₹2500, है ना, ये पूरा हुंडी होता था, राइट। जैसे आजकल करेंसी है ना, उसी तरीके से देखो हुंडीज हैं प्रॉपर। अ हुंडी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that was developed in medieval India in order to facilitate trade and credit transactions। क्योंकि देखो पैसा अगर देना है 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद का प्रॉमिस मैं कैसे मान लूँ कि आप पैसा दोगे, तो आप हुंडी लिख के देते थे कि हाँ ठीक है इतना पैसा मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट। कितने प्रकार की होती हैं, लो जी, सबसे पहली लिखी हुई है हमारे पास धनी जोग हुंडी। धनी जोग नाम में ही है, धनी कौन होता है, धनी होता है ओनर, राइट। तो देखो बोल रहा है द टर्म धनी मीन्स ओनर, दैट इज द ओनर ऑफ द धन ऑफ द हुंडी। इट इज अ हुंडी पेबल टू धनी और ओनर, अ होल्डर और बेयरर। इट इज ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, ठीक है। मतलब कि जो ओनर ऑफ द धन है उसको ये प्रोवाइड करी जाती थी। मतलब कि मुझे अगर किसी से पैसे लेने तो मैं ओनर हूँ उस धन का, तो मुझे वो हुंडी कौन सी मिलती थी, धनी जोग, ठीक है। धनी जोग मतलब जो ओनर ऑफ द धन के पास पहुंच रही है, और बस डिलीवर कर दो उसकी हो गई, सिर्फ डिलीवरी करनी है आपको। अगर मैंने किसी और को पैसा देना है तो मैं उसको वो धनी जोग हुंडी बस डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि धनी जोग क्या है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है। ए ने माल खरीदा, किससे खरीदा, बी से, बी सेलर है, और इसने सिंपली इसको एक हुंडी दे दी कि ले भाई तेरे को मैंने 2500 रुपीज की हुंडी दे दी। अब बी जो है वो उसको दिखा के, जस्ट दिखा के, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि इसको सिर्फ दिखा के ये प्रेजेंट करेगा इसको, ठीक है। इसको प्रेजेंट करेगा किसको, मिस्टर सी को। अब मिस्टर सी कौन है, मिस्टर सी वो पार्टी है जो एक्चुअल में इसका पेमेंट करेगी, ठीक है। अब सी तक पैसा किसने पहुंचाया, ए ऑलरेडी उसको पैसा पहुंचा चुका है। मतलब ए डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहा है बी को, ए उसको हुंडी दे रहा है कि ले भाई ये हुंडी को तू एनकैश करा लियो। किससे करा लियो, सी से करा लियो, ठीक है। अब सी ऐसा क्यों करता है बेटा, सी को उसकी कमीशन मिलती है। जैसे आजकल बैंक करता है ना ये काम कि भाई ए ने बी को चेक दिया, अब चेक कौन एनकैश करेगा, बैंक करके देगा, उस चीज के बैंक हमारे से चार्जेस लेगा। सिमिलरली पहले एक इंडिविजुअल या कोई फैमिली ये काम करा करती थी, उसको हम लोग क्या बोल देते थे कि ये एनकैश करके देगा, ठीक है। तो सिंपली ए ने बी को हुंडी दी, ए को कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, कोई चोरी का डर नहीं है, कोई नुकसान का डर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली बी इसको एनकैश करा सकता है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, धनी जोग, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास शाहजोग हुंडी, ठीक है। सर शाहजोग का क्या मतलब है, अब देखो बच्चों ये ना थोड़ी सी इसके मुकाबले में सेफ होती है, ये इसके मुकाबले में सेफ होती है, ये सेफर होती है। सेफर का क्या मतलब होता है बेटा, एक शाह जो होता है ना, शाह बोलते हैं हम एक ऐसे इंसान को जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी, जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान है। शाहजोग में पैसा एनकैश सिर्फ एक शाह ही करा सकता है। यानी यहां पे भी ए ने बी को एक हुंडी दी, ठीक है। अब बी डायरेक्टली सी के पास नहीं जा सकता, बी को क्या करना पड़ेगा, बीच में एक शाह को डालना पड़ेगा। सपोज शाह है आर, ठीक है। बी ने शाह को बोला कि आप ये प्लीज मेरी हुंडी जो है वो क्या करा दो, इसको एनकैश करवा दो। अब हो सकता है कि बी खुद ही एक शाह हो, अगर बी खुद एक शाह है फिर तो वो खुद जाके आराम से सी से पैसा ले सकता है। लेकिन अगर वो खुद शाह नहीं है तो उसको बीच में एक शाह को डालना पड़ेगा, एक रिस्पेक्टेबल इंसान को डालना पड़ेगा, वो पैसा एनकैश करा के देगा। तो बोल रहा है इट इज अ हुंडी ड्रॉन बाय वन मर्चेंट ऑन अदर आस्किंग द लेटर टू पे द अमाउंट टू अ शाह, ठीक है। शाह इज अ रिच रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अ मैन ऑफ वर्थ नोन इन द बाजार, ठीक है। जो शाह जो हुंडी है वो पास करती है वन हैंड टू अदर, जब तक वो एक शाह तक नहीं पहुंचती। भाई शाह जो है ये प्रॉपर इंक्वायरी करेगा और फिर इसकी पेमेंट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद होती है बच्चों फरमान जोग हुंडी। सर फरमान का क्या मतलब है, फरमान का मतलब जो किसी के नाम फरमान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, जैसे ए ने बी को हुंडी दी थी, अब बी खुद बिजी है तो बी का कोई सर्वेंट है मिस्टर डी, उसने डी को भेज दिया कि भाई तू इसको एनकैश करा ला, तो कोई भी करा सकता था।
है ना। धनी का मतलब ही क्या होता था, ऑनर, जिसके पास वो हुंडी है, जिसके पास वो ऑर्डर है, वो उसको एनकैश करा सकता है। लेकिन फरमान जोग में ऐसा नहीं होता। फरमान जोग में अगर यहां पे मैंने लिख दिया कि पे टू सी, आपको सिर्फ सी को ही पैसा देना है, तो उसको सिर्फ सी ही एनकैश करवा सकता है, समझे। इसका मतलब यहां पे एक नाम लिखा होगा स्पेसिफिकली, द फरमान मीन्स ऑर्डर, दिस टाइप ऑफ हुंडी कैन बी पेड ईदर टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड, या तो जिसका नाम मेंशन्ड है, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसको ऑर्डर दिया गया है कि इसको पैसा मिलना चाहिए। समझे या नहीं समझे, दोनों में डिफरेंस समझे। ये वाली हुंडी कोई भी एनकैश करा सकता है, इस वाली हुंडी में जिसका नाम लिखा है वही करा सकता है, ठीक है। उसके बाद होती है बच्चों देखनहार जोग हुंडी। अब सर ये देखनहार क्या है, बेटा देखो ये देखनहार और धनी जोग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 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 सेम है। बट इसको समझाने के लिए मुझे आपको वापस से इस कॉन्सेप्ट पे लाना पड़ेगा। एक टेबल थी ना, एक ये देखो, दो प्रकार की हुंडी होती है बच्चों, एक होती है दर्शनी, एक होती है मुद्दती। अब दर्शनी और मुद्दती में क्या फर्क होता है, दर्शनी होती है कि जब आप हुंडी लेके गए, जब उसके दर्शन हुए तभी उसका पैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बी हूं, मैं आज ही मिस्टर सी के पास गया कि देखो सर ये हुंडी ए ने लिख के दी है कि आपसे पैसे लेने हैं, लाओ मुझे पैसे दे दो, आज ही पैसे मिल जाएंगे। वो कौन सी होगी, दर्शनी। उसके जब दर्शन हुए तब हो गया। लेकिन अगर उसमें ऐसा लिखा हो, अगर उसमें ऐसा लिखा हो कि पैसा 30 डेज के बाद मिलना है, सपोज उसमें डेट डली हुई है कि पैसा कब मिलना है, 30 डेज के बाद, तो अगर मैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद जाऊं तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कब मिलेगा, 30 डेज के बाद ही मिलेगा। तो वहां पे ऐसी हुंडी किसको बोलते हैं, मुद्दती। मुद्दती का मतलब होता है जो एक फिक्स टाइम के पास आए, जिसमें टाइम पीरियड फिक्स्ड हो। समझे या नहीं समझे। तो धनी जोग देखो यहां भी है, धनी जोग यहां भी है। तो इसका मतलब यह है धनी जोग दर्शनी भी हो सकती है, यानी कि जब प्रेजेंट करोगे तब पैसा भी मिल सकता है, और वो मुद्दती भी हो सकती है। मुद्दती का मतलब उस पर टाइम पीरियड भी हो सकता है कि जिस टाइम पे लिखा है उस पर मिलेगा। सिमिलरली शाहजोग, ये जो शाहजोग है जिसमें हमने क्या बोला था कि भैया एक शाह को बीच में डालना पड़ेगा, ये शाहजोग हुंडी सिर्फ दर्शनी होती है। देखो यहां पे हमने इसको इसमें इंक्लूड नहीं करा, ठीक है। सिमिलरली फरमान जोग, अब देखो जो फरमान जोग है जिसके अंदर हमने क्या बोला कि जिसके नाम फरमान है उसी को पैसा मिलना चाहिए, ये दर्शनी भी हो सकती है, ये मुद्दती भी हो सकती है, ठीक हो गया। अब आता है देखनहार। देखनहार मैंने क्या बोला कि सिंपल धनी जोग ही है, धनी जोग ही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दर्शनी होती है, मुद्दती नहीं हो सकती। सिर्फ कौन सी होगी, दर्शनी। तो जो धनी जोग, देखो धनी जोग दोनों हो सकती थी, दर्शनी भी मुद्दती भी। लेकिन अगर एक ऐसी धनी जोग हुंडी है जो सिर्फ दर्शनी है, उसको हम बोलते हैं देखनहार। यानी कि बस जब उसको देखोगे तभी पेमेंट होगा, और ना फ्यूचर डेट नहीं हो सकता। समझ गए, परफेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ दर्शनी हो सकती है। ओके, फरमान जोग की भी चर्चा हमने कर ली। अब हमारे पास क्या बचा, बस जोखिम ही बची, बाकी तो सब हो गई। हमने धनी जोग पढ़ ली, शाह जोग पढ़ ली, फरमान जोग पढ़ ली, देखनहार पढ़ ली। देखनहार में क्या है, बिल्कुल सेम इसकी जैसी है, बस ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ दर्शनी हो सकती है, मुद्दती नहीं हो सकती। ओके बढ़िया। इसके बाद होती है जोखमी। सर जोखमी कौन सी होती है, देखो नाम में ही है जोखम, जोखम का मतलब रिस्क। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि सपोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है कि मैंने कुछ सामान बाहर से इंपोर्ट करा। अब अगर मैंने कोई सामान बच्चों बाहर से इंपोर्ट करा तो मुझे क्या पता कि ये सामान सही निकला है या नहीं निकला, क्वालिटी सेम है या नहीं है। तो मैं एक हुंडी लिख देता हूँ, मैं ये बोलता हूँ भैया ऐसा है, मैं पहले गुड्स को चेक करूंगा, उनका क्वालिटी स्पेसिफिकेशन देखूंगा, जब ये हो जाएगा मैं यहाँ से ओके करूंगा, तब आपको इसका पैसा मिल जाएगा। तो मेरे को सामान का एश्योरेंस हो गया, सामने वाले को पैसे का एश्योरेंस हो गया। अब उसने जब सामान भेज दिया तो उसके पास हुंडी आ गई। क्लियर कब होगी, जब सामान ओके होगा, लेकिन क्लियर तो होगी ना, रिस्क तो खत्म हो गया ना। तो ये रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए जो हुंडी चलती थी उसको बोलते थे जोखमी हुंडी, ठीक है। जोखम इज रिस्क, द टर्म जोखम मीन्स रिस्क and the term jokhami means risky. That is why a jokhami hundi has been termed by Justice Belly in the case titled Rezi A Merchant versus Jasraj Vijpal, ठीक है, as being the nature of the insurance policy. Being the difference is that in case of jokhami hundi, the amount mentioned therein is paid in advance, amount advance में दिया जाता है, which may however be recovered in case the slip is not lost. अगर वो सामान सही नहीं निकला या कुछ भी ऐसा हुआ तो आप रिकवर कर सकते हो। तो रिस्क को खत्म करने वाली हुंडी मेनली चलती थी जोखमी हुंडी में, ठीक हो गया बेटा।
उसके बाद क्या आता है हमारे पास जवाबी हुंडी। जवाबी तो बिल्कुल सेम, हम सिंपल एक बैंकर को बोलते हैं कि एक पैसा इधर से इधर ट्रांसफर कर दो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। इट रेफर्स टू अ हुंडी विच इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ बैंकर। लो सर, ये अलग अलग प्रकार की हुंडीज होती हैं, ये इस चार्ट में भी लिखी हुई हैं। तो अगर आपको ध्यान से देखना हो तो दर्शनी का मतलब जो बस जैसे दिखाओगे, जैसे प्रेजेंट करोगे उसी टाइम आप एनकैश कर सकते हो, राइट, ये होती है दर्शनी। मुद्दती का मतलब जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे ही एनकैश होगी, वो टाइम पीरियड आप लिख के दोगे 30 दिन 60 दिन 90 दिन उस पे ही होगी, ठीक है। अब दर्शनी में धनी जोग हो सकती है, जो ओनर है उसको पैसा मिलेगा, धनी को, या जो भी उसको लेके आ रहा है, मतलब बेसिकली बियरर को पैसा मिलेगा, पेबल टू एनी पर्सन जिसके हाथ में है, ठीक है। शाह जोग जो एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाएगा जिसको हम शाह बोलते हैं, मतलब वही क्लियर करवा के देगा। उसके बाद फरमान जोग, जिसके नाम ऑर्डर है, जिसके नाम फरमान है उसी को पैसा मिलेगा। देखनहार, देखनहार का क्या मतलब है, सिंपल जो बियरर है बस उसको मिल जाएगा। धनी जोग और देखनहार में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना सा है कि धनी जोग दोनों हो सकती हैं, दर्शनी भी और मुद्दती भी, जबकि देखनहार सिर्फ दर्शनी हो सकती है, ठीक है। अब धनी जोग फिर से आ गया मुद्दती, मुद्दती का मतलब किसी भी पर्सन को मिलेगा लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद। फरमान जोग में भी मुद्दती, जिसके नाम ऑर्डर है उसको मिलेगा लेकिन एक फिक्स टर्म के बाद। और जोखमी क्या है, जहां पे हम गुड्स की बात करते हैं, गुड्स मेरे तक पहुंचेंगे तभी ये पैसा क्लियर होगा। बोल रहा है इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रोअर और होल्डर बियर्स द कॉस्ट एंड ड्रॉई कैरीज नो लायबिलिटी। ठीक हुआ बेटा, ये सारा हमारा हिस्ट्री में चलता है। मेनली इसके अंदर आपको ये हुंडीज याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेनली आपको हुंडीज समझनी है, याद रखनी है, एंड योर चैप्टर इज ओवर लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे बताओ कैसा लगा चैप्टर नंबर 1, क्लियर हुआ बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से समझ में आया या नहीं आया, परफेक्ट हो गया। चैप्टर नंबर 1 खत्म है, हम ऐसे ही सारे चैप्टर करते चले जाएंगे और आपकी हाफ ईयरलीज की बढ़िया सी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।